नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव प्लान स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और यहाँ से हमेशा एग्जाम में सवाल पूछता है और ये अधिनियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आइए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। यहां से हमेशा एग्जाम में सवाल पूछ रहा है। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार सवाल आपसे पूछ लेता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये जो मॉन्टेग्यू था वह राज्य सचिव था और ये जो चेम्सफोर्ड था ये वायसराय था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया जाता है। उसमें दोहरी प्रशासन की शुरुआत होती है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। और ये जो द्वैत शासन होता है, इसमें दो विषय रखे जाते हैं। पहला आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। तो सबसे पहली बात इसमें होती है, केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया जाता है और उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया जाता है। पहली बात इसमें होती है, केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया जाता है और प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया जाता है। पहली बात होती है इसमें, केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया जाता है और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया जाता है। और इस अधिनियम की सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। दोहरे प्रशासन की शुरुआत की जाती है। दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। दोहरा प्रशासन का मतलब क्या हुआ? यह प्रांतों में दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है और इसी को हम लोग द्वैत शासन भी कहते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत होती है या इसको द्वैत शासन की शुरुआत कहते हैं। द्वैत शासन का जनक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्वैत शासन का जो जनक है वो लियो कार्टियस को माना जाता है। लियो कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये द्वैत शासन का जनक लियो कार्टियस। द्वैत शासन का मतलब केंद्र में अलग शासन, प्रांतों में अलग शासन, यही क्या है? द्वैत शासन है। अब द्वैत शासन के अंतर्गत दो रूपों में इसका विभाजन किया जाता है। पहला जो विषय होता है वह आरक्षित विषय होता है। पहला विषय आरक्षित विषय। दूसरा जो विषय होता है वो दूसरा विषय हस्तांतरित विषय। दो विषयों में इसका विभाजन होता है। पहला आरक्षित विषय, दूसरा विषय होता है हस्तांतरित विषय। ये जो आरक्षित विषय होता है, आरक्षित विषय के अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, इसके अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस को रखा जाता है। और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन और अन्य शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, स्थानीय
सुशासन, सुशासन, कृषि, कृषि, स्वास्थ्य। ध्यान रखिए, ये सभी विषयों का जो विभाजन है, जो अभी आप देखते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये इनका कहीं कहीं ये मॉडल प्रस्तुत कर रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ध्यान रखिएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत होती है, आरक्षित विषयों के में विभाजन किया जाता है। आरक्षित विषयों में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय सुशासन, कृषि और स्वास्थ्य को रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको दो तरह से इसमें प्रशासन किया जाता है। जो आरक्षित विषय होते हैं, इसमें डायरेक्ट जो शासन, जो गवर्नर होता था वो डायरेक्ट इसमें शासन करता था, इसमें शासन डायरेक्ट निर्णय लेता था, गवर्नर जो होता था डायरेक्ट निर्णय लेता था। लेकिन स्थानीय स्वशासन में जो इसमें हस्तांतरित विषय होते थे, स्थानीय स्वशासन, कृषि, स्वास्थ्य, इसमें जो निर्णय लेना होता था वो शासन गवर्नर मंत्रियों की सलाह से लेता था। इसमें जो निर्णय लेता था वो गवर्नर मंत्रियों की सलाह से लेता था। ध्यान रखिएगा, मंत्रियों की सलाह से लेता था। दोनों में विभिन्नता यही है बस। ये कई बार एग्जाम में कथन और कार्ड में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में सबसे खास बात ये होता था कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। सबसे बड़ा पॉइंट है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। जब पहली बार केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया तो निर्वाचन पद्धति कैसी होती थी? निर्वाचन पद्धति जो होती थी वो प्रत्यक्ष रूप से होती थी। निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। प्रत्यक्ष रूप से इसकी निर्वाचन पद्धति होती थी। और उसके बाद में 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है जो 7 सदस्यीय होता है। ध्यान रखिएगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आता है। भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन 1928 में आता है जो 7 सदस्यीय था। 7 सदस्यीय था। ध्यान रखिएगा, जो ये 7 सदस्यीय साइमन कमीशन 1928 में भारत में आता है, इसमें कोई भी भारतीय इसमें सदस्य नहीं होता, इसलिए इसका सबसे बड़ा विरोध होता है। और इसका विरोध होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इसमें सभी जो 7 सदस्य होते हैं वो सभी अंग्रेज होते हैं, जो अपनी रिपोर्ट 1930 में देता है। तो आइए थोड़ा इसको बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इस अधिनियम में सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। पूरी तरह से सांप्रदायिकता को पूरी तरह से भारत में फैला दिया जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि जब तक भारत का विभाजन नहीं हो जाता है तब तक एक सांप्रदायिकता की जड़ें भारत में पूरी तरह से फैल जाती हैं। इस अधिनियम के आधार पर सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है।
यह भारतीय एकता पर एक सबसे बड़ा कुठाराघात सिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, यह भारत में सबसे बड़ा सांप्रदायिकता के लिए क्या हो जाता है, कुठाराघात सिद्ध होता है। और जो यह जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक इसकी जड़ें भारत में पूरी तरह से फैली रहती हैं। सबसे खास बात, इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, यह ली कमीशन की रिपोर्ट पर किया जाता है। ली कमीशन की रिपोर्ट पर, ली कमीशन की रिपोर्ट पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1926 में इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। 1926 में इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग बन जाता है कब, 1926 में, जिसका गठन ली कमीशन पे हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसका गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। जो बजटिंग सिस्टम थी, जो पूरी तरह से एक हुआ करती थी, उसको अलग कर दिया जाता है। अब केंद्र अपना अलग बजट बनाएगा और राज्य अपना अलग बजट बनाएगा। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। सबसे खास बात, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है। और जब इसको अलग कर दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है, जो ये रिपोर्ट होगी, जो इसकी रिपोर्ट होगी 1919 की शासन अधिनियम की, वह 10 वर्ष के बाद इसको सौंपा जाएगा। इसकी रिपोर्ट 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद सौंपी जाएगी। सोच लीजिए, 10 वर्ष बाद इसकी रिपोर्टिंग होगी और कहां सौंपी जाएगी, सोच लीजिए आप, इंग्लैंड में सौंपी जाएगी। और ये रिपोर्ट कहां सौंपी जाएगी, इंग्लैंड के ब्रिटिश संसद में। अब सोच लीजिए 10 वर्ष बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। समझ लीजिए शासन व्यवस्था कितना कठोर होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कि साइमन कमीशन का गठन जो 1928 में किया गया था, जो 7 सदस्यीय था, इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, यहां से भी सवाल एग्जाम। साइमन कमीशन रिपोर्ट की सबसे बड़ा विरोध का कारण क्या था, कि इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है, जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन जो भारत में आता है, आया, उसके विरोध का सबसे बड़ा कारण ये था, विरोध का कारण ये था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज हुआ करते थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। सबसे बड़ा कारण ये था, इसमें कोई भारतीय न शामिल करना ही इसका सबसे बड़ा विरोध का कारण था। इसने कौन कौन सी सिफारिशें की, यहां से हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसकी सिफारिशें कौन सी थी। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताया था पढ़ाने से पहले ही कि भारत में ऐतिहासिक संवैधानिक विकास को, इतिहास का भी एक पोर्शन है जिसको सम्मिलित किया जाता है, पॉलिटी के पोर्शन में ऑलरेडी है ही, तो इतिहास में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और पॉलिटी में तो पूछता ही है। पहली बात, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त करना। पहला काम, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, उन्हें
स्वायत्तता प्रदान करना, उन्हें स्वतंत्रता देना। पहली बात, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दीजिए और उन्हें स्वतंत्रता भी दीजिए। राज्य सरकारों का विस्तार करिए। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों का विस्तार होना चाहिए, राज्य सरकारों का विस्तार होना चाहिए, राज्य सरकारों का विस्तार होना चाहिए। दूसरी सिफारिश की थी, तीसरा, सशक्त संघ की स्थापना करना, तीसरा, सशक्त संघ की स्थापना करना, तीसरा काम था सशक्त संघ की स्थापना करना। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी करना। चौथा, सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी करना। ध्यान रखिएगा, ये 4 पॉइंट है, यही 4 पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना और उनको स्वायत्तता प्रदान करना। दूसरा इसका कार्य था राज्य सरकारों का विस्तार होना चाहिए और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था सशक्त संघ की स्थापना करना और चौथा महत्वपूर्ण कार्य था सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी करना। यह साइमन कमीशन 1930 में जो अपनी रिपोर्ट देता है, 1930 में यह अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में यह सिफारिश करता है और ये 4 सिफारिशें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।